नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समांतर माध्य। उसके कुछ सवाल थे जो मैंने पिछली क्लास में नहीं करवाए थे। ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि 17.1 का सवाल नंबर 1, 2, 4 और 6 आप लोगों ने कर लिए होंगे। जैसा मैंने तरीका बताया है, सूत्र लिखना है, सबके मान निकालने, फिर उनको उसमें लिखना है, फिर आपको आंसर देना है कि समांतर माध्य यह है, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। यदि आप गलतियां करोगे, सवाल को छोटा करके कम शब्दों में लिख के आओगे तो आपको कम नंबर प्राप्त होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम आगे के सवाल डिस्कस करते हैं। टॉपिक अभी चल रहा है समांतर माध्य। सत्रह पॉइंट 1 का आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर सवाल कर लिए होंगे। बहुत आसान सवाल थे, हो सकता है इसमें से आपके एग्जाम में देखने को एक सवाल मिल जाए। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो है उदाहरण 3। उदाहरण 3 देखिए, उदाहरण 3 में क्या बोल रहा है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आप लोगों को 2-3 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। एक तो इसमें लिख रखा है कितनी संख्याएं हैं, 8, क्रमागत है और कैसी है, विषम है। तो आपको सबसे पहले चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्रमागत क्या चीज़ होती है, विषम क्या चीज़ होती है। ठीक है, इस सवाल में एक चीज़ लिखी हुई आपको दिख रही होगी, 8 क्रमागत विषम संख्या। सबसे पहले आपको ये समझना है विषम संख्या क्या होती है, उसके बाद आपको समझना है क्रमागत क्या होती है। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे 3 हो गई, 5, 19, ठीक है, 11 हो गई, 21 हो गई। वह सारी संख्या जिसमें किसका भाग नहीं जाता हो, 2 का, क्या कहलाती है, विषम। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है, समझिए इसको, इतना सा देखो क्या लिख रखा है, कर्मा को छोटा करके देखो क्या दिख रहा है, कर्म, कर्मगत। कर्मगत का मतलब क्रम में चले, क्रमागत का मतलब क्रम से चले। जैसे विषम संख्याएं कौन कौन सी है जो क्रम से चलती हैं, जैसे 3 के बाद कौन सी संख्या आती है विषम, 5, फिर कौन सी आती है, 7, फिर कितनी आती है, 9, फिर कितनी आती है, 11। तो आप एक चीज़ देखिए, ये सारी की सारी विषम संख्याएं और कैसी है, कर्मागत। कर्मागत का मतलब होता है एक के बाद एक आए, जैसे 3, उसके बाद कितनी आई, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो आपने देखा होगा जो कर्मागत विषम संख्या होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कितना बढ़ता जा रहा है, हमेशा 2। इसमें 2 जोड़ा, आगे वाली आ गई, इसमें 2 जोड़ोगे तो और आगे वाली आ गई, इसमें 2 जोड़ोगे तो और आगे वाली आ गई, इसमें और 2 जोड़ोगे तो और आगे वाली आ गई। ठीक है, क्या दे रखा है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत कितना दे रखा है आपको, 16, सवाल में जैसा कि दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए, हम मानेंगे 8 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी है। ठीक है, माना कि 8 क्रमागत विषम है। हम मानेंगे वो 8 की 8 संख्याएं हम मानेंगे, हमको पता नहीं है कि वो कौन कौन सी है। तो कैसे मानते हैं, क्रमागत संख्याएं 8 और वो कैसी होनी चाहिए, विषम। मान लो पहली कितनी है, x। ठीक, जैसे देखो हम मान लेते हैं कि विषम संख्या 3 के बाद कितनी आती है, 5, फिर कितनी आती है, 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और फिर 15, फिर 17। तो आप लोग देखिए, मान लिया x, अगली कितनी संख्या होगी, जैसे देखो 3 के बाद कितनी आ रही है, 5, तो 3 में कितना जोड़ा कि अगली संख्या आ गई, 2। तो यदि आप एक संख्या x मानते हो तो उसकी अगली वाली क्रमागत विषम संख्या कौन सी आएगी, x प्लस 2। ठीक है, जैसे मान लो इसमें अब उसके अगले वाले कैसे आएगी, शुरुआत वाले में कितनी जोड़ोगे आप,
4, कितना जोड़ोगे, इसमें 4 जोड़ोगे तो और अगली आ जाएगी, उसमें कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ दिया, कितनी आ गई 7, उसके बाद कितना जोड़ोगे 6, तो और अगली आ जाएगी, उसके बाद कितना जोड़ोगे 8, तो और अगली आ जाएगी। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्याएं कैसे मानी जाती है। सबसे पहली संख्या क्या मान ली हमने, x, उसके बाद अगली संख्या के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, उसमें 2, उसके अगली संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। या फिर आप देख लो इस x + 2 में और 2 जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी 4, इसमें और 2 जोड़ोगे तो और अगली आ जाएगी x + 6, इसमें और 2 जोड़ोगे तो x + 8, इसमें और 2 जोड़ोगे तो x + 10, कितनी चाहिए आपको 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई, इसमें और 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 12, इसमें और 2 जोड़ोगे तो 14। कितनी संख्याएं चाहिए आपको, 8 क्रमागत संख्याएं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक बार वापस समझ लीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, x माना, फिर x + 2 किया, फिर 4 किया, फिर 6 किया, फिर 8 किया, फिर 10 किया, फिर 12 किया, फिर 14 प्लस किया, क्यों किया समझ लो। होता क्या है कि कोई भी विषम संख्या हो, यदि आपको एक विषम संख्या x मान ली तो अगली के लिए उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको अगली संख्या मिल जाएगी। जैसे मान लो आपने मान लिया 11 के बाद यदि आपको अगली संख्या चाहिए विषम, तो आप कितना जोड़ोगे, इसमें 2 जोड़ दिया, कितना आ गया 13। अब इसके आगे 13 के आगे वाली चाहिए तो इसमें भी 13 में भी कितने जोड़ दो 2, तो कितना हो गया 15, और 15 में भी आगे चाहिए आपको 2 और जोड़ दो, कितनी आ जाएगी 17। इस तरीके से आप 2 2 जोड़ते जाओगे, आपके पास संख्याएं आती जाएगी, कैसी, विषम। और कैसी है ये, कर्मागत, एक के बाद एक आ रही है। उसी प्रकार से हमने समझ लिया कि पहली संख्या कितनी है x, इसमें 2 जोड़ो x + 2, इसमें और 2 जोड़ोगे तो अगली आ जाएगी x + 2, ये पहले से ही है, इसमें और 2 जोड़ोगे तो x + 4 हो जाएगा, इसमें और 2 जोड़ोगे तो x + 6 हो जाएगा, इसमें और 2 जोड़ोगे तो x + 8, फिर और 2 जोड़ोगे तो 10, फिर और 2 जोड़ोगे तो 12, फिर और 2 जोड़ोगे तो 14। इसको ध्यान से देखिए, समझ में आया होगा आप लोगों की यहाँ 2 कैसे जुड़ा, या 4 कैसे हो गया, 6 कैसे हो गया, पता चल गया। क्योंकि शुरुआत में 2 जुड़ेगा, फिर उसके बाद और 2 जुड़ेगा, तो ऐसे जैसे जैसे 2 जुड़ते जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इसको एक बार आप नोट करो, देखिए ध्यान से इसको। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपके पास संख्याएं, कितनी है 8। नोट कर लेना वीडियो रोक के। मान लिया आपने x + 2 x + 4 x + 6, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, इनका क्या दे रखा है आपको, औसत कितना है इनका, इन 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा आपको 16। औसत का मतलब माध्य ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मैंने बताया था पिछली क्लास में, औसत हो, माध्य हो, समांतर माध्य हो, सभी का एक ही मतलब होता है, ठीक है। सूत्र मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर समांतर माध्य। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, ये हम लिखेंगे हर बार। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि समांतर माध्य बराबर कितना होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यदि ये वाली बात आपके समझ में नहीं आएगी, x + 2 x + 4 कैसे माना, तो जब बीजगणित आएगी तो मैं आपको और समझा दूंगा। अभी बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे 2 जोड़ोगे आगे की संख्या आती चली जाएगी। कितनी लेनी है आपको, 8 लेनी, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेनी। ये सारे आंकड़े हैं आपके पास, ये जो x + शब्द है ये एक आंकड़ा हो गया, ये आंकड़ा हो गया, ये भी एक आंकड़ा हो गया, ठीक है। ये सारे आपके पास क्या है, आंकड़े। तो इनको सबको आप आपस में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आंकड़ों का योग।
और आंकड़े हैं कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आंकड़े 8। तो यहाँ पे आप आंकड़ों की संख्या जो कितना लिखोगे 8, और आंकड़ों के योग में क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे। और यहाँ कितना लिखना पड़ेगा आपको 16। देखिए कैसे करेंगे। आंकड़ों का योग निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। लिखो आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। जितने भी आंकड़े दे रखे सबको क्या कर लो, जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे, x सबसे पहले लिख दिया प्लस, ये कितना है x प्लस 2, तो यहाँ लिखोगे x प्लस 2। अगला आंकड़ा क्या है x प्लस 4, फिर x प्लस 6, ऐसे सबको लिखना है यहाँ पे प्लस कर करके। x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14। इनको जोड़ोगे कैसे, जब बीजगणित आएगी तो मैं बता दूंगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, संख्या को अलग जोड़ लो और जितने भी x है उनको अलग से जोड़ लो और दोनों को प्लस करके लिख दो। कैसे, कितने x हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने x हो गए 8। तो आप लिख दो यहाँ पे 8x प्लस संख्याओं को जोड़ लो, जितनी संख्या है कौन कौन सी, 2 4 कितना हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 42 और 12 कितना हो जाएगा 56। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया 8x प्लस 56। अब आपको देखना आंकड़ों की संख्या कितनी दे रखी है आपको 8। कैसे पता चली, आंकड़े कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, आंकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, ये मान आप किस में लिखोगे, सूत्र में लिखोगे। ठीक है, देखो सूत्र में कैसे लिखोगे, इसके बाद यहां से नोट करना। ठीक है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये मैं इतना मिटा रहा हूं इसको। इस सूत्र में मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। देखो यहां पे लिखना आपको, समांतर माध्य बराबर, ऊपर लिखना आंकड़ों का योग, नीचे लिखना आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना आ गया आपके पास 8x प्लस 56, आया कि नहीं आया 8x प्लस 56, 8x प्लस 56। समझ में आया यहाँ तक। नीचे कितना लिखना आपको, आंकड़ों की संख्या कितनी है 8। अब आपको पता है क्या करना है, समांतर माध्य कितना दे रखा आपको 16, कुछ नहीं करना है, इसके लिए कितना लिख देना है 16। 16 बराबर 8x प्लस 56 बटे हुए 8। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे पता। आप जैसे पिछले सवाल में किया था, वज्र गुणा करनी पड़ेगी, 8 की किससे गुणा करनी पड़ेगी 16 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 को 8 से गुणा करो, 8 छंग 48 का 8 हाथल की 4, 128 बराबर कितना आ गया 8x प्लस 56। यहाँ तक समझ में आया सबको, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, ध्यान दो, इसको नोट कर लेना। ठीक है, छप्पन को उधर लेके जाना है, इधर कितना लिख रखा है 128, 128 बराबर का चिन्ह यहाँ पे, 56 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 8x। 128 में 56 गया तो 72, कितना आ गया 72। तो 8x बराबर कितना आ गया 72। तो आपको क्या करना है, आप देखो 72 बराबर कितना आ गया 8x। तो x यहीं रहेगा, 8 का उधर भाग लग जाएगा। 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वज्र गुणा जो होती है 72 बटे हुए 8, ये x आ गया, इसमें भाग लगाओ कितना आ गया, x का मान कितना आ गया आपके पास 9। पूरा आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना। यहाँ से सवाल लिखना स्टार्ट करना, जो मैंने पिछली बार बताया था, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। लास्ट में जाके अपने पास कितना आया, x का मान कितना आया
9 आया, लेकिन ये आंसर नहीं है अपना। आपसे क्या पूछा गया है? संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी संख्याएं थी? 8 थी। x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। x का मान कितना आ गया? 9। तो संख्याएं होंगी, यही मानी थी ना हमने संख्या। मानी थी या नहीं मानी थी? मानी थी। सबसे पहले क्या मान ली थी? x। x का मान कितना है? 9। यहां लिख लो कितना? 9। अगली संख्या कैसे निकालोगे? उसमें 2 जोड़ दो। x प्लस 2, ये कितना है? 9 और 2 11। उसके अगले के लिए कितना जोड़ दो? 4 13। फिर 2 और जोड़ दो 15। फिर 2 और जोड़ दो 17। फिर 2 और जोड़ दो 19। कितनी हो गई? 9 11 13 15 17 19। अब कितना आएगा बताओ? 19 के बाद कितना आएगा? 21। उसके बाद 23। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो ये पूरा सवाल इस तरीके से होगा। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल आ जाए, तो इसको नोट कर लो। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 9 11 13 15 17 19 21 और 23, जिनका समांतर माध्य कितना आएगा? 16। पूरा सवाल है, उतार लो इसको। अब हम करेंगे 17.1 का सवाल नंबर 5। कितना नंबर? 5 नंबर। का सवाल नंबर 5। देखो जैसा सवाल दिख रहा है, लिखा हुआ है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो आपको दे रखा है सवाल में कि कितने लड़के हैं? 10। तो इसका मतलब आपके पास आंकड़े कितने हो गए? 10। और अनुक्रमांक का मतलब होता है, अनुक्रमांक कितना दे रखा है? 1 2 3 4। इसका मतलब उनके रोल नंबर हैं। 1 2 उनके रोल नंबर है। प्राप्तांक कितने हैं? जिसका रोल नंबर 1 है उसके कितने नंबर आए? 30। दूसरे कितना है? 28। तीसरे के 32। चौथे के 12। पांचवे के 18। छठे के 20 नंबर आए। सातवें के 25 नंबर आए। आठवें के 15 नंबर आए। नौवें के 26 नंबर आए। और 10वें लड़के कितने नंबर आए? 14 नंबर। तो आपको पता होना चाहिए आंकड़ों का। सबसे पहले हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि समांतर माध्य बराबर कितना होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग निकालोगे सवाल से, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं आपको 30 28 32, उनको जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा? आंकड़ों का योग। और कितने आंकड़े हैं? 10। कैसे पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है? 10। आंकड़ों का योग कैसे निकालोगे? देखो, आंकड़ों का योग। आंकड़े कौन कौन से हैं? 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। करो, इनकी टोटलिंग कितनी आती है? करो आप लोग कॉपी में बैठ के। इनका योग कितना आएगा? देखो करो। कितना आएगा? आंकड़ों का योग 220। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या 10। कैसे पता चल रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? 10। अब आपको समांतर माध्य निकालना है। यहाँ लिखना है यह है मान सूत्र में लिखने पर। ऐसे लिखना जरूरी है। यह है मान सूत्र में लिखने पर। कैसे लिखोगे? समांतर माध्य बराबर
राशियों का योग कितना है, मतलब आंकड़ों का योग कितना है 220 बटा आंकड़ों की संख्या 10, काटोगे कितना आ जाएगा 22। तो आपको पता चल गया कि समांतर माध्य कितना आ गया 22। समझ में आया आपको? ये 17.1 का 5वां सवाल है। ठीक है, नोट कर लो इसको, वीडियो रोक के नोट कर लो इसको। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7, 17.1 का सवाल नंबर 7। देखो सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक कक्षा के वर्ग ए में ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है 51 किलोग्राम, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है 54। तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। कैसे करेंगे इसको, देखो दो अलग अलग क्लास हैं, उनका एक साथ करना है। ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग ए का। वर्ग ए में यहाँ लिखना है कक्षा के वर्ग, एक कक्षा है उसमें दो वर्ग है ए और बी। ए में कितने लड़के हैं 25 छात्रों का औसत कितना है, औसत भार कितना है 51 किलोग्राम। ठीक है, और कक्षा बी में क्या बोल रहा है, कक्षा के वर्ग बी में कितने छात्र हैं 35 छात्रों का औसत भार कितना है 54 किलोग्राम। देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है मैं समझा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कक्षा ए में कितने लड़के हैं 25, उनका औसत भार कितना है 51, और कक्षा बी में कितने लड़के हैं 35 और उनका औसत भार कितना है 54। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सूत्र लगाना है और यहाँ पे भी सूत्र लगाना है। औसत का मतलब क्या होता है समांतर माध्य, मैंने आपको पहले बता रखा है। यहाँ पे भी औसत का मान क्या होगा समांतर माध्य। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार कितना है 51। तो हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर कितना होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग नीचे आंकड़ों की संख्या। आपको क्या दिया गया है, इन 25 लड़कों का औसत भार 51, इसका मतलब 51 उसका क्या हो गया समांतर माध्य, और 25 क्या हो गए आंकड़ों की संख्या। देखो यहाँ पे नोट करो, समांतर माध्य की जगह समांतर माध्य रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दो समांतर माध्य। आंकड़ों का योग दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा है। आंकड़ों की संख्या कितनी दे रखी है 25, क्यों उस क्लास में कितने लड़के हैं 25। समांतर माध्य कितना दे रखा है उनका 51, समांतर माध्य और औसत एक ही बात होती। तो आप यहाँ पे कितना लिख दोगे 51 बराबर क्या आ गया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है 25। इस 25 की इस 51 में गुणा करो, 25 गुणा 51 बराबर क्या आ गया आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या का क्या मतलब है, इन दोनों का आप जब गुणा करोगे आंकड़ों की संख्या नहीं, आंकड़ों का योग है। ये क्या है आंकड़ों का योग। आंकड़ों के योग का मतलब है कि उस क्लास में जो 25 लड़के थे उन सबका यदि आप जोड़ोगे एक साथ तो क्या आ जाएगा आंकड़ों का योग। तो यहां पे आंकड़ों का योग का मतलब क्या है, ए वर्ग के छात्रों का कुल भार।
मतलब एक क्लास में जितने भी लड़के पढ़ते हैं उन सभी का यदि आप वजन जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करो आपस में, कितना आ जाएगा, करो इसको, 25 को इक्यावन से गुणा करो, कितना आता है, एक 1275। ये क्या आ गया, ये आ गया ए वर्ग के छात्रों का कुल भार। तो क्या किया आपने, औसत भार को किससे गुणा कर दिया, छात्रों के से। तो क्या आ गया आपके पास, ए वर्ग के छात्रों का कुल भार कितना आ गया, क्या किया आपने, 25 को किससे गुणा कर दिया, 51 से, कितना आ गया। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है, आप यहां लिखना है इस प्रकार वर्ग बी के छात्रों का कुल भार। कुछ नहीं करना है, कितने छात्र है उसमें, 35, उन 35 छात्रों का औसत कितना है, उससे गुणा कर दो उसको, 35 गुणा 54, करो इसको, 35 को 54 से गुणा, वन 1890 आया समझ यहाँ तक, कितना हो जाएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 1890। अब आपको क्या पूछा है, कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत ज्ञात करो। समझो, अब क्या करना है, जो कक्षा बी में है जितने भी लड़के हैं, कितने हैं, 35 लड़के हैं, उन सबका योग कितना हो गया, 1890। और जो कक्षा ए में 25 लड़के थे उनका योग कितना हो गया, 1275। तो इस प्रकार वर्ग ए और वर्ग बी के कुल छात्रों का भार के छात्रों का कुल भार के सभी छात्रों का कुल भार कितना आ जाएगा, इसको और इसको आपस में जोड़ दो, जोड़ो, देखो कितना था, 5। $3165। अब आपको पता चल गया कि ए और बी में कुल मिलाकर लड़के कितने हैं, 60, और 60 का योग कितना है, 3165। तो अब आपको क्या करना है, सभी छात्रों का औसत या माध्य, आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या। अब आपको ध्यान देना है, आंकड़ों का योग कितना हो गया, ये वाला हो गया। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है कि सभी बच्चों का पूछा है, तो आंकड़ों का योग कितना हो गया, 3, 1, 6, 5। और आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। क्यों, इसमें 25 लड़के थे, इसमें 35 लड़के थे, तो कुल मिलाकर कितने लड़के हो गए, आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 60। इसका इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करो इसको, काटो इसको, कितना आता है आंसर, देखो इसमें भाग लगा लेना, जो आप भाग लगाओगे वो इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग करो इतना तो इसमें, ठीक है, करो। अब हमारे पास 17.1 लगभग कंप्लीट हो गया है। उसमें आपके पास एक तो 8 नंबर सवाल करना है हमको, एक 9 नंबर करना है और एक 10 नंबर सवाल करना है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए अब मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उससे आप क्या करोगे, 8 नंबर सवाल भी कर लोगे, 9 भी कर लोगे और 10 नंबर सवाल भी कर लोगे। तो जो चीज़ उसमें काम आएगी वो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल, ये 3 सवाल करेंगे तो वो चीज़ वहाँ काम आएगी। उसको समझने के लिए पहले एक चीज़ समझो,
देखो कैसे, मान लो कोई जगह है, वहाँ पे कितने लड़के खड़े हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 लड़के खड़े हैं। कितने लड़के हैं टोटल? 5। इनके पास कुछ पैसा है, इसके पास कुछ रुपए होंगे, कुछ इसके पास होंगे, कुछ इसके पास होंगे, कुछ इसके पास होंगे, कुछ इसके पास होंगे। जब हमने बोला कि तुम बताओ तुम्हारे पास कितना कितना पैसा है, तो इसने बोला कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। जब हमने इन पाँचों के पैसों की टोटलिंग करी तो मान लो अपने पास कितने रुपए है? 80 रुपये। इसका मतलब इन सभी के पास जो पैसे हैं उन सभी की योग कितना आएगा? 80। समझ में आ गई बात? हो सकता है इसके बाद 10 रुपये हो, इसके बाद 30 हो, कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए इन सभी के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? 80 रुपये। ठीक है, तो आप ये तो नहीं बता सकते ना कि इसके पास कितने रुपए हैं, नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पता है कि सभी के पास मिलाकर कितने रुपए हैं? 80 रुपये। हो सकता है किसी के पास 50 रुपये हो, किसी के पास 5 रुपये हो, किसी के पास 2 ही रुपये हो, ऐसा हो सकता है। बस आपको इतना सा बता रखा है कि इन पाँचों लड़कों के पास मिलाकर कितना रुपए है? 80। अब क्या हुआ, ये लड़का यहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। कहने का मतलब यहाँ से हट गया, ये यहाँ आ गया ये लड़का। ठीक है, अब यहाँ कितने लड़के बचे? 4, 1 2 3 4। अब कितने लड़के बचे? 4। अब हमने क्या किया, इन चारों लड़कों के पास जो पैसे हैं इनसे वापस पूछा बताओ तुम्हारे पास कितना कितना रुपए है। तो इन लड़कों ने अपने अपने रुपए बताए कि मेरे पास इतना है, इतना, इतना। तो इन चारों लड़कों के पास टोटलिंग करी तो कितने रुपए आए? 50 रुपये। तो आप बता सकते हो क्या इस लड़के की जेब में कितने रुपए थे? बता सकते हो? यही चीज़ अगले सवालों में काम आएगी। कैसे? देखो बताता हूँ। इन सभी के पास कितना रुपया है? 80 रुपये। हो सकता है किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा हो। अब क्या हुआ, ये 4 लड़के तो यहीं पे ही है, ये लड़का यहाँ से घर चला गया। अब आपको पता है इनके पास कितने रुपए हैं? 50 रुपये। इसका मतलब इन चारों के पास कितने रुपए थे? 50 रुपये थे ना इन चारों के पास। यहाँ से पता चल रहा है इन चारों के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपये। और जब ये भी खड़ा था तो इन सब के पास मिलाकर कितने रुपए हो रहे थे? 80 रुपये। इसका मतलब इन चारों लोगों के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपये। इसका मतलब जो ये लड़का गया है उसकी जेब में कितने रुपए थे? 30 रुपये। देखो वापस समझ लो, इन पांचों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं? 80 रुपये। जब ये लड़का घर चला जाता है, अब कितने बचे? 4। इन चारों के पास कितने रुपए हैं? 50। तो आपको पता चल गया होगा कि वो लड़का जो गया है उसके पास कितने रुपए थे? 30 रुपये। तभी तो इन वापस, जब यदि वो वापस आता है तो वापस इनके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 80 रुपये। और जब वो चला जाता है तो इन सबके पास कितने रुपये हो जाते हैं? 50 रुपये। तो आपको पता चला होगा कि यदि आपको पाँचों की टोटलिंग दे रखी है कि इन पाँचों के पास कितने रुपए हैं? 80 रुपये। एक लड़का चला जाता है, ठीक है, तो बचे हुए की टोटलिंग कितनी रह गई अब? 50। तो टोटलिंग कितनी कम हो गई? 30। ये 30 जो कम हुई है किसकी वजह से कम हुई है? वो लड़का जो घर चला गया। इसका मतलब उसकी जेब में कितने रुपए थे? 30 रुपये थे। आई बात समझ में? और देखो एक बार और समझ लो। जब हम सवाल नंबर 8, 9 और 10 करेंगे ना, इसमें ये चीज़ काम आएगी। एग्जाम में ये कैसे काम आएगी वो बताता हूँ मैं आपके। एक स्थान पर कितने लड़के खड़े हैं? 10 लड़के। उनके पास दस लड़के खड़े हैं, उनसे बोला कि तुम्हारे पास कितने कितने रुपए बताओ। उन सबसे पूछने के बाद आपको पता चला कि उनके पास कुल कितने रुपए हैं? 320 रुपये। आप देखो इनमें से क्या हुआ, एक लड़का घर चला गया। कहाँ चला गया? घर चला गया। एक लड़का कहाँ चला गया? घर चला गया। तो आपको पता होना चाहिए 10 लड़कों के पास कितने रुपए थे? 320। एक लड़का घर चला गया, अब कितने लड़के बच रहे हैं? 9। तो कितने रुपए कम हो गए?
12 रुपये कम हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब टोटलिंग में 12 रुपये कम हो गए। इसका मतलब वो जो लड़का गया है उसकी जेब में कितने रुपए थे? 12 रुपये, तभी तो इनकी टोटलिंग कम हो गई। तो ये चीज़ आपके अगले सवालों में काम आएगी। ठीक, थैंक यू।